हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ और करेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और सीखते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब जानते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। तो डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? तो डॉक्सीसाइक्लिन इज़ एन एंटीबायोटिक। तो डॉक्सीसाइक्लिन को हम एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हैं और ये ऐसे क्लास की मेडिसिन है एंटीबायोटिक के अंदर कि जिनको हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन्स। कि जो टेट्रासाइक्लिन्स जो कहे जाते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स, तो ये क्लास का मेडिकेशन है डॉक्सीसाइक्लिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, फिर उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामने उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहती है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सामने अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देती है और उसी के कारण उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। इफ़ेक्टिवनेस उसकी काफ़ी वाइड है, वाइड रेंज कही जाती है इफ़ेक्टिवनेस की फॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। उसी के कारण उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम कहते हैं। एंड लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन की जिसकी इफ़ेक्ट रहती है 18 से लेकर 24 आवर्स तक। तो हाफ लाइफ मतलब कि ये जो मेडिसिन होती है उसकी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइम तक खास कर रह सकती है। तो हाफ लाइफ उसका 18 से लेकर 24 आवर्स जितना रहता है, मतलब कि 18 से लेकर 24 आवर्स जितना इफेक्टिवनेस रहता है ये मेडिकेशन का आफ्टर टेकिंग ए सिंगल डोज। क्या आप यहाँ पे देखो कि डॉक्सीसाइक्लिन का जो 100 मिलीग्राम का ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं, तो एक कैप्सूल लेने के बाद उसकी जो इफ़ेक्ट है वो 24 आवर्स तक रह सकती है। तो उसका डोज इस तरह से होता है कि दिन में एक ही टैबलेट खास कर दी जाती है। एंड इट वर्क बाय इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करता है ये डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग। आगे सीखते हैं उसके डोजेस फॉर्म्स के बारे में। तो डॉक्सीसाइक्लिन्स के कैप्सूल्स अवेलेबल है कि जो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजुअली 100 मिलीग्राम, कि 100 मिलीग्राम के डॉक्सीसाइक्लिन्स के कैप्सूल्स अवेलेबल हैं। उसी तरह से डॉक्सीसाइक्लिन का इंजेक्शन भी अवेलेबल है कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है 100 मिलीग्राम, कि 100 मिलीग्राम रहता है पर वायल। तो ये खास याद रखिए आप। एंड फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ओनली, इंट्रावेनसली दिया जाता है पेशेंट को। तो ये उसका लायोफिलाइज रहता है प्रोडक्ट, इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न ओनली, और स्टराइल रहती है प्रोडक्ट। एंड खास देखिए RX है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, कि चाहे अब उसके टैबलेट्स होते हैं या फिर उसके कैप्सूल। फिर डॉक्सीसाइक्लिन का ओरल सस्पेंशन भी अवेलेबल है कि जो वेटरनरी यूज़ के लिए होता है, कि डॉग है, कैट है, कैटल्स वगैरह के लिए जेडॉक्स सस्पेंशन जो अवेलेबल होता है, कि जो स्पेशली यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए। तो इस तरह से डोजेस फॉर्म उसके अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और ह्यूमन यूज़ के लिए यूजुअली उसके कैप्सूल एंड इंजेक्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब समझते हैं उसके बेसिक यूज़। तो बेसिक यूज़ के ऊपर आप खास ध्यान रखना कि बेसिक यूज़ काफ़ी बहुत सारे हैं उसके। तो बेसिक यूज़ में आप सबसे पहले समझोगे तो फर्स्ट उसका जो बेसिक यूज़ है दैट इज़ ए चेस्ट इन्फेक्शन, कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है, कि आपके जो लंग्स के अंदर समझो कि इन्फेक्शन हुआ है, फिर जो लंग्स के आसपास का जो एरिया जो हम कहते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो जो चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो यूज़ की जाती है। फिर जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, कि आप देखो ये वाला, कि ये आपने समझ लिया चेस्ट इन्फेक्शन। अब ये सेकंड वाला डायग्राम देखो, तो जैसे ये स्किन ऊपर आप ये देख रहे हैं कि स्किन के ऊपर इस तरह से इन्फेक्शंस हुआ है, और स्पेशली जब फेस के ऊपर इस टाइप के पिंपल्स वगैरह होते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसका जो नाम है दैट इज़ ए रोज़ासी,
कि ये जो कंडीशन है उसको रोज़ासी कहा जाता है, कि इसके आपके जो फेस है उसके ऊपर ऐसे ये जो पिंपल्स जैसे जो स्पॉट है वो डेवलप होते हैं आपके फेस की स्किन के ऊपर, कि जिसको रोज़ा या फिर स्किन कंडीशंस कही जाती है, ऐसे कि जिसके अंदर स्किन के ऊपर ऐसे बहुत सारे पिंपल्स या फिर रैसेस जैसी कंडीशन डेवलप होती है। उसके अंदर कुछ जो ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर वाटर फिल होता है और उसके बाद उनके अंदर पॉस भी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। फिर आपको पता होगा कि जो प्लेग की जो खासकर रेड जो है वो उनके स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, उनके थ्रू और जो है वो कॉन्टामिनेशन होता है और वो कॉन्टामिनेशन प्लेग की बीमारी को फैलाता है। तो उसके इलाज में भी ये डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ किया जाता है। पांचवा हम देखें तो डेंटल इन्फेक्शन, कि जब डेंटल इन्फेक्शन होते हैं और डेंटल पेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको डेंटल इन्फेक्शंस होते हैं, और वो डेंटल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन एज ए एंटीबायोटिक दी जाती है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड डिसीजेज जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। वजाइनल वाइट डिस्चार्ज में भी ये यूज़फुल रहता है, कि जो योनि मार्ग से जो कई बार जो सफ़ेद पानी आता है, जो हम कहते हैं वाइट डिस्चार्ज, मतलब कि जो सफ़ेद पानी आना योनि मार्ग से, तो उसके इलाज में भी डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के तौर पे दी जाती है। फिर बात करें प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया जो हम कहते हैं तो उसके ट्रीटमेंट में भी और साथों साथ प्रिवेंशन में डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ की जाती है। दूसरे उसके यूजेस देखें, नंबर 9 तो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, की जिसके अंदर आपके बॉडी पर ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो कि जो मैं यहाँ पे नंबर 9 लिखता हूँ ये डायग्राम के ऊपर, तो 9 नंबर वाली जो कंडीशन है उसकी बेसिक यूज़ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर कहा जाता है। बहुत बार ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये एक उसका बेसिक यूज़ है। फिर नंबर 10 पे हम देखें तो जो टाइफस फीवर, टाइफस ग्रुप जो है कि टाइफाइड वगैरह होता है उसके अंदर भी यूज़फुल है। क्यू फीवर, कि जो यूजुअली ये गॉट वगैरह, सीप वगैरह जैसे एनिमल्स के कारण फैलता है क्यू फीवर। रिकेशियल स्पॉट, कि आपके स्किन के ऊपर ऐसे रिकेशियल स्पॉट्स जो है वो डेवलप होना, उसमें भी यूज़ किया जाता है ये मेडिकेशन। टिक फीवर, कि ये देखो यहाँ पे फिंगर के ऊपर ये लिए गए कि जिसको कहा जाता है ऐसे टिक। तो ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं उनके बाइट्स के कारण ये 1% टू अनदर पर्सन ये बीमारी फैलती है, कि जिसको टिक फीवर्स कहा जाता है। उसके इलाज में भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ होती है, इफ़ेक्टिव साबित हुई है। फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं और उसमें भी स्पेशली जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसमें काफ़ी इफेक्टिव है, कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है यूजुअली, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये यूज़फुल नहीं है, सिर्फ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो चेस्ट का रीजन बनता है यूजुअली, तो वहाँ पे ये इफ़ेक्टिव है। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी समझो कि दूसरे मेडिसिन इफेक्टिव नहीं साबित हो रहे, तो उस वक्त आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन का भी ऑप्शन रहता है। तो ये थे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 बेसिक यूज़। अब जानते हैं उसकी मैकेनिज्म कि किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है। तो इट हैव ए बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन। स्टेटिक एक्शन मतलब कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करना, कि जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो ग्रोथ समझो कि आप इनहिबिट करते हैं, तो वो एक्शन को कहा जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन। तो उससे पहले मैं एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ कि कोई भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया भी अपना जो ग्रोथ करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, जैसे सेल वॉल सिंथेसिस होती है उनकी, फिर उनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस के प्रोसेस होते हैं, आरएनए का प्रोसेस होता है, अच्छे से उनका सेल मेम्ब्रेन डेवलप करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो उसी में से ये जो डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर असर करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती है। तो हमें पता है बेसिकली कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हमेशा होती है रिबोसोम्स के अंदर, कि किसी भी सेल के अंदर रहे ये जो ऑर्गेनल्स जो हम कहते हैं रिबोसोम, तो ये रिबोसोम्स के अंदर हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस होती है। ये रिबोसोम्स के अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे कि
यहाँ पे आप नीचे वाला जो यूनिट देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं 30S यूनिट, ऊपर वाला जो बड़ा यूनिट है जिसको कहा जाता है 50S सब यूनिट। तो ऐसे अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं रिबोसोम्स के। तो हमारी जो मेडिसिन है डॉक्सीसाइक्लिन वो ये 30S रिबोसोम पे असर करेगी, और यहाँ पे जो ये एमिनो एसाइल tRNA है कि जो बाइंडिंग साइट है एमिनो एसाइल tRNA बाइंडिंग टू ए, कि ये वाली साइड पे ये जो एमिनो एसाइल tRNA बाइंड होगा वो टेट्रासाइक्लिन नहीं होने देगा। तो यहाँ पे देखो क्रॉस ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर ये यहाँ पे बाइंड नहीं होता तो आगे जाके जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया जो है वो आगे अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगा। सो इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू रिबोसोमल स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड ब्लॉकिंग द एमिनो एसाइल tRNA बाइंडिंग टू साइट ए, कि ये वाला जो tRNA है ये यहाँ पे बाइंड होगा इस जगह पे, तो उसके बाइंडिंग को ये इनहिबिट करवाता है, ब्लॉक करवाता है, जिसके कारण आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। इट इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू एंड इंटरफेयरिंग विद द रिबोसोम, कि रिबोसोम का जो मेन फंक्शन था प्रोटीन सिंथेसिस का वो अटकाता है और इस तरह से अपने बैक्टीरियोस्टेटिक सेक्शन देता है और इनकी ग्रोथ को है इनहिबिट करता है। अब समझते हैं डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल्स के बारे में। तो कैप्सूल जो है वो यूजुअली आप यहाँ पे देख सकते हो 100 मिलीग्राम के डोज में अवेलेबल है, कि जितने भी आप उसके अलग अलग ब्रांड्स देखोगे तो वो सभी खासकर 100 मिलीग्राम्स के ये जो कैप्सूल्स है वो डिज़ाइन करते हैं। कि ये वाला आप देख लो कि जो फर्स्ट आप मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हो उसमें भी 100 मिलीग्राम है, इसमें भी 100 मिलीग्राम, और ये वाले में भी यहाँ पे लिखा है कि ये कैप्सूल जो है वो 100 मिलीग्राम के कैप्सूल्स है। तो 100 मिलीग्राम पीओ मतलब कि ओरली दिया जाता है, क्यू मतलब कि एवरी, एंड डे मतलब कि डे। तो 100 मिलीग्राम लिया जाता है ओरली एवरी डे, बराबर, ये खास याद रखो, एवरी डे। और दिन में एक ही टैबलेट या फिर एक ही कैप्सूल इसकी इनफ रहती है। एंड इट इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन, डोज मस्ट बी टेकन एज पर द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन डॉक्टर एंड डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन, बिकॉज यहाँ पे भी आप उसकी लाल लकीर को देख सकते हैं कि जो हम कहते हैं रेड लाइन इज़ फॉर द प्रिस्क्रिप्शन, कि बिना प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ ना करें। और वैसे भी ये एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, यहाँ पे भी आप उसकी रेड लाइन देख सकते हैं। तो कैप्सूल्स या फिर सस्पेंशन दोनों के अंदर प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, बट यूजुअली दिन में एक ही टैबलेट या फिर एक ही कैप्सूल लेना इनफ रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा समझो कि आप 3 दिन या फिर 7 डेज तक टैबलेट्स या फिर इसके कैप्सूल्स लेते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आसानी से क्योर हो जाता है। अब समझते हैं उसके इंजेक्शंस के बारे में। तो इंजेक्शन का जो इनिशियल डोज है 200 मिलीग्राम पर डे, डिवाइडेड ट्वाइस डेली ओरली और इंट्रावेनसली ऑन फर्स्ट डे, देन मे बी गिवन वंस अ डे, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल डोज क्या है कि जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन पेशेंट को आप दिन में 2 बार उसको दे सकते हैं, कि 100 मिलीग्राम जो है वो समझे कि मॉर्निंग में लेता है पेशेंट, तो दूसरा 100 मिलीग्राम उसको आप दे सकते हैं नाइट में दे सकते हैं। तो उस तरह से प्रॉपर 12 आवर्स के टाइम इंटरवल पे आप उसको दे सकते हैं डिवाइडेड डोजेस के अंदर। और उसके बाद जो मेंटेनेंस डोज रहता है वो 100 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डे वंस अ डे, और डिवाइडेड वंस एवरी 12 आवर्स ओरली और इंट्रावेनसली मे बी गिवन वंस अ डे। तो जैसे मैंने कैप्सूल्स के लिए बताया उसी तरह से इंजेक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है। 100 मिलीग्राम जो है वो यूजुअली पेशेंट्स को दिए जाते हैं एवरी डे, और ज़रूरत पड़े पर आप 200 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा देना ओवरडोज हो सकता है, तो वो खास ध्यान रखें। तीसरी कंडीशन अब समझिए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट समझना ज़रूरी है, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट आप समझोगे देख तो नोजिया वॉमिटिंग तो कॉमन है, उसके बाद डायरिया भी कॉमन है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, उसके बाद माउथ के अंदर सॉर जो हम कहते हैं सॉरनेस जो डेवलप हो जाती है माउथ के अंदर, ऐसे डेवलप होता है। ब्लैक हेरी टंग, ये वाले देखो कि एक्सेसिव यूज़ के कारण कि ये
जो टंग आप देखो तो ब्लैक है, और वो ब्लैक इसलिए दिख रहे बिकॉज वहाँ पे हेयर है। तो ब्लैक हेयर के कारण कि जो टंग्स के ऊपर डेवलप होते हैं, ये एक सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट है टेट्रासाइक्लिन्स की, और ये साइड इफ़ेक्ट आपको डॉक्सीसाइक्लिन के अंदर भी देखने को मिलती है। सॉर थ्रॉट होता है, डिजीनेस होता है पर्सन को, हेडेक फील होता है उसको, एंड रेक्टल डिस्कम्फर्ट, उसी के कारण देखो और डायरिया की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर डेवलप होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर नोजिया वॉमिटिंग वो करवाता है। तो ये है उसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूरी है वो सीखना, दैट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। तो सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर समझे कि आपको टेट्रासाइक्लिन क्लास की किसी भी मेडिकेशन की एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उसको यूज़ ना करें। तो ये पहली ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर आप यूज़ ना करें डॉक्सीसाइक्लिन को। टेक प्रिकॉशंस इन रीनल डिसीज़, कि जिनके रीनल फेलियर है, रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर हिपेटिक डिसीज़ है, लीवर उनका ख़राब है, तो वो लोग भी उसको अवॉइड करें। सल्फाइड की हाइपर सेंसिटिविटी है, टेट्राजिन डाई हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों की हाइपर सेंसिटिविटी है, तो भी डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ ना करें, उससे आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर कंप्लीटली अवॉइड करें, डू नॉट टेक ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। चिल्ड्रंस को ना दें, इन्फेंट्स जो होते हैं, नियोनेट्स, एंड अगर समझे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं छोटे बच्चे को, तो ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो नहीं लेनी है। फिर किसी को रीनल डिसीज़ है, रीनल फेलियर है, रीनल इम्पेयरमेंट है, कि जो किडनी रिलेटेड हम डिसीज़ कहते हैं, कि जब आपकी किडनी ऑलरेडी ख़राब है, तो ऐसे पेशेंट उसको यूज़ ना करें, कंप्लीटली उसको अवॉइड ही करें। एंड चिल्ड्रन बिलो द 8 ईयर ऑफ एज, कैसे छोटे बच्चे की जिनकी एज 8 साल या फिर उससे कम है, तो वो भी डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ ना करें। तो मस्ट अवॉइड फॉर द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन के लिए उसको अवॉइड करनी है बिकॉज इट कैन हार्मफुल इफेक्ट ऑन टीथ, कि उसकी जो है वो हार्मफुल इफेक्ट होती है ये आपके टीथ के ऊपर। ये देखो कि जो नॉर्मल जो वाइटनिंग होती है टीथ की, उसके बजाय यहाँ पे क्या हो चुका है, डिसकलरेशन। तो डॉक्सीसाइक्लिन में कोज परमानेंट, ऐसा नहीं कि टेम्पररी, परमानेंट आपके जो टीथ है उसका डिसकलरेशन हो जाएगा। इस तरह से जो वाइट टीथ होते हैं उसके बजाय इस तरह से येलोविश ब्राउन जैसे, येलोविश ब्राउन जैसे टीथ आपके हो जाएंगे। तो जो चिल्ड्रंस के अंदर उसको यूज़ ना करें। फिर स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ बॉन्स, कि बॉन की इस तरह से जो ग्रोथ होती है छोटे बच्चों के अंदर, कि सबसे पहले जो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, प्रॉपर बॉन जो है वो ग्रोथ करते हैं, ए से लेकर बी से सी, इस तरह से प्रॉपर उनकी ग्रोथ होती है। तो वो ग्रोथ को क्या कर सकता है, ये काफ़ी स्लो कर सकता है डॉक्सीसाइक्लिन। तो छोटे बच्चों को उसको ना दें। सो डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन 8 ईयर्स ऑफ एज एंड यंगर, कि बच्चों के लिए कंप्लीटली उसको अवॉइड करें। अगर कोई प्रॉपर एडल्ट पर्सन है तो ही डॉक्सीसाइक्लिन दी जानी चाहिए। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द डॉक्सीसाइक्लिन। फार्मारॉक्स के लेक्चर्स नोट अटेंड करें फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।